स्टूडेंट का मैं राकेश मेहरा जीके जीएस वैक्सीन के इस पार्ट में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस पार्ट में मैं आपको जम्मू कश्मीर के संबंध में कुछ सामान्य बातें बताने जा रहा हूं। हालांकि नाम सामान्य है लेकिन आपके एग्जाम को ये पूरा कवर करती है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो बातें हैं ये सही मायने में एग्जाम में आती है और इसमें यदि आप कितना भी कचरा डाल दीजिए इसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन मैं आपसे अपील करना चाहूंगा इस बात की कि मोतियों को पढ़िए, कचरे को मत छुइए। यदि कचरा हावी हो गया तो मान के चलना फिर नाकामयाबी के कारणों में ये शामिल हो जाएगा। तो आपसे मेरा ये विशेष आग्रह है कि हंस की प्रवृत्ति को रखते हुए उन पॉइंट्स को निकालिए जो कि मोती है, तभी आप अपनी कामयाबी का इतिहास रच पाओगे। उसी दिशा में जम्मू कश्मीर की पुरानी स्थिति को लेकर मैं परिसीमन आयोग तक इसको जोड़ना चाहूंगा। आप जानते हो परिसीमन आयोग के बारे में मैंने पहले चर्चा भी की थी। अब परिसीमन आयोग के आधार पर चुनाव होंगे, वहां तक मैं आपको जोड़ना चाहूंगा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। जब तक इसका बेस क्लियर नहीं होगा शायद हम इसको समझ नहीं पाएंगे। इसी दिशा में मैं ये यूनिट आपके लिए लेकर आया हूं। परिसीमन आयोग वर्तमान में काफी चर्चा में है, पहले भी इस पर क्वेश्चन आए हुए हैं। इस कारण से आपकी सहूलियत के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में जो रिवीजन का लिंक होता है उसके अंदर परिसीमन आयोग की लिंक डाल रहा हूं। आप वहां से उसे देख सकते हो डिटेल के साथ। फिर आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और बार बार इसको रिपीट करते जाएं, रिवाइज करते जाएं। फुलफिल है, कहीं और देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है आपको। तो दोस्तों, यदि मेरा ये लेक्चर आपको पसंद आता है तो मैं चाहूंगा कि आप इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें। तो आज के इस लेक्चर की शुरुआत मैं कश्मीर रियासत से करना चाहूंगा। कश्मीर रियासत में महाराजा हरि सिंह का प्रभाव था, शासक थे वहां के वो। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत जो स्वतंत्र रहने और भारतीय पाकिस्तान में शामिल होने की जो बात कही थी उसमें उन्होंने स्वतंत्र रहने का फैसला लिया था। इस कारण से कई स्थितियां पैदा हुई। पाकिस्तान भी उसे प्राप्त करना चाहता था, हिंदुस्तान भी उसे प्राप्त करना चाहता था। तो हमारे सामने जो स्थितियां आई उस पर मैं कुछ बातें करना चाहूंगा। तो आप हेडिंग डाल दीजिए कश्मीर रियासत। ध्यान से समझना, इसको काफी महत्वपूर्ण है। इसके विलय की जो जिम्मेदारी है जवाहरलाल नेहरू को सौंपी गई थी। एक लाइन लिखिए, नेहरू को सौंपी गई। अब आइए कहानी स्टार्ट करते हैं। कश्मीर रियासत के जो शासक थे ये थे महाराजा हरि सिंह। हालांकि जनसंख्या में मुस्लिम ज्यादा थे, महाराजा हरि सिंह थे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत आप जानते हो कि यह बात कही गई थी कि रियासत या तो भारत या पाकिस्तान में शामिल हो जाए या स्वतंत्र रहे। इसके तहत इन्होंने स्वतंत्र रहने का फैसला किया। एक लाइन लिखिए, इन्होंने भारत या पाकिस्तान में शामिल होने की बजाय स्वतंत्र रहने का फैसला किया। ये डिसीजन लिया कि हम स्वतंत्र रहेंगे, लेकिन उधर पाकिस्तान की तरफ से भी इन पर दबाव था, भारत की तरफ से इन पर दबाव था, तो काफी स्थितियां गंभीर हो गई।
एक बात और लिखिए आप यहां पर, 18 से 20 अक्टूबर 1947। मैंने आपको कहा कि पाकिस्तान भी इसे अपने में मिलाना चाहता था, तो एक तरीके से पाकिस्तान प्रायोजित आक्रमण हुआ कश्मीर पर। ओबियसली बात है, कश्मीर और पाकिस्तान की यदि हम बात करेंगे तो पाकिस्तान मजबूत होगा। तो पाकिस्तानी सेना ने लगभग कश्मीर पर कब्जा कर लिया था, और तो फिर महाराजा हरि सिंह ने भारत से सैन्य सहायता मांगी थी। एक लाइन लिख दीजिए, कश्मीर पर पाक प्रायोजित कबीलाई हमला। पाक प्रायोजित कबीलाई हमला हुआ ये। अब ये जो पाक प्रायोजित कबीलाई हमला है, हम कई बार पढ़ते हैं कबाइली मुसलमान होते हैं ना, उत्तर पश्चिमी प्रांत में रहते हैं। नेशनल मूवमेंट में हम इसको सीमांत गांधी के द्वारा चलाए गए आंदोलन, खुदाई खिदमतगार आंदोलन के तहत पढ़ते हैं। याद कीजिए, जो भारत का जो उत्तरी पश्चिमी प्रांत है वहां पर इस जाति के मुसलमान रहते हैं, कबाइली मुसलमान। आप इसको कबीलाई बोल देते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं कबाइली मुसलमान, ये भी कह सकते हैं। इनके साथ मिलकर पाकिस्तान ने हमला कर दिया और जम्मू कश्मीर के, या पूरा कश्मीर कह दीजिए, कि पूरे क्षेत्र पर, लगभग पूरे क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। एक लाइन लिख दीजिए, इस हमले में पाकिस्तान ने लगभग पूरे कश्मीर पर अधिकार कर लिया। जब पूरे कश्मीर पर अधिकार कर लिया लगभग, तो महाराजा हरि सिंह को संकट दिखने लगा और इन्होंने भारत से सहायता मांगी। एक लाइन लिख दीजिए, स्थिति को देखते हुए महाराजा हरि सिंह ने भारत से सैन्य सहायता मांगी। अब भारत से जब सैन्य सहायता मांगी तो जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार पटेल ने ये कहा कि हम बिल्कुल आपकी सहायता कर सकते हैं, लेकिन आप पहले कश्मीर का भारत में विलय कर दीजिए, हम सहायता तभी कर पाएंगे, नहीं तो ये मुश्किल होगा, क्योंकि आप स्वतंत्र हो, आप किसी में विलय नहीं हुए हो। यदि आप हम में विलय हो जाते हो तो फिर आपकी रक्षा की जिम्मेदारी हमारी बनती है। इस कारण से पहले आप हमें विलय कर दीजिए, आप हमारे जो है भारत में विलय हो जाइए, उसके बाद हम सेना भेज देंगे और पाकिस्तान को वहां से हटा देंगे। तो 26 अक्टूबर 1947 को, ये डेट आपने याद में रखनी है, 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने कश्मीर को भारत में विलय कर दिया, या आप कह सकते हो कि विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। ये क्वेश्चन आया हुआ है। एक बात और ध्यान रखना, ये जो कश्मीर पर पाक प्रायोजित कबायली हमला हुआ था, ये 18 से 20 अक्टूबर 1947 को हुआ था, ध्यान रखना। और लगभग 6 दिन बाद ही 26 अक्टूबर को ही ये समझौता हुआ था। ये कुछ डेट है जिनका आपने ध्यान में रखना है। तो मैं और भी बात करूंगा, एक बार आप इसे नोट करें। आइए बात करते हैं हम। अठारह से 20 अक्टूबर 1947 पाकिस्तान ने कश्मीर पर आक्रमण किया, इस तरीके से आप कह सकते हो। हालांकि कबायली मुसलमान साथ में थे, लड़ाके थे ये। इसके बाद यहां पर आप लिखें
26 अक्टूबर 1947, ये डेट इंपॉर्टेंट है आईबी एग्जाम में। कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने कश्मीर को भारत में विलय कर दिया। आप कह सकते हो विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। अब जब हस्ताक्षर हो गए तो इसका मतलब जो कश्मीर है वो भारत का हो गया। अब उसकी रक्षा की जिम्मेदारी भारत की है, तो भारत ने सेना भेज दी। जब भारत ने सेना भेज दी तो जिन्ना ने कहा कि ये भारत ने गलत किया, ये तो पाकिस्तान और कश्मीर का मामला है, इसलिए भारत को नहीं आना चाहिए। लेकिन भारत ने कहा कि महाराजा हरि सिंह ने कश्मीर भारत को सौंप दिया है, उसके पास विलय पत्र था, जबकि पाकिस्तान ये कह रहा था कि हम सेना के माध्यम से इसे प्राप्त कर रहे हैं। तो ये तनातनी हो गई। फिर मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि अब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध है, ये अब कश्मीर का मतलब नहीं है, अब भारत और पाकिस्तान के बीच में है। तो इसको पहले युद्ध के रूप में भी जाना जाता है, जो अगले दिन चालू हुआ था। लिख दीजिए 27 अक्टूबर 1947, पहला भारत पाकिस्तान युद्ध। ये डेट आप ध्यान रखना। इसमें कुछ बातें और भी आपने ध्यान में रखनी है, हालांकि पहले बता चुका हूं। इसमें कई बार इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं कि जब 1947 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रधानमंत्री तो आप जानते ही थे, जवाहरलाल नेहरू है। एक लाइन लिख दीजिए, इस समय जो भारत के पीएम थे ये थे जवाहरलाल नेहरू, और जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, ये ध्यान रखना, हालांकि पहले बता चुका हूं, ये थे लियाकत अली, जो पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री भी रहे। अब देखिए ये युद्ध होता रहा, और इस युद्ध में भारतीय सेना ने कबायली लड़ाकों और पाकिस्तानी सेना को पूरे तरीके से खदेड़ दिया, ऊपर तक ले गई है। लेकिन यूएनओ बीच में आ गया, और इस यूएनओ को जवाहरलाल नेहरू लेकर आए थे। जवाहरलाल नेहरू ने यूएनओ में कहा था कि आप इसका निपटारा कीजिए, तो यूएनओ ने कह दिया कि युद्ध रोक दिया जाए। अब उस समय दोनों ही यूएनओ के सदस्य थे, भारत भी था, पाकिस्तान भी था, तो उसकी बात माननी पड़ी और युद्ध रोक दिया गया। इस कारण से अभी भी कुछ भाग, जम्मू कश्मीर का जो कुछ भाग है, अभी भी पाकिस्तान के कब्जे में है, जिसे आप पीओके के नाम से जानते हो, पाक अधिकृत कश्मीर, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के नाम से जानते हो, और सामान्य भाषा में उसे आप कई बार आजाद कश्मीर के नाम से भी जानते हो। आते हैं ना क्वेश्चन, आजाद कश्मीर की राजधानी कौन सी है? मुजफ्फराबाद। वो बातें हमने अब करनी है। तो एक लाइन लिख दीजिए, इस युद्ध में भारतीय सेना ने कबायली लड़ाकों व पाकिस्तानी सेना को खदेड़ दिया। लेकिन यूएनओ के हस्तक्षेप के कारण युद्ध को बीच में ही रोकना पड़ा। इस कारण से कुछ भाग इस कारण से जम्मू कश्मीर का कुछ भाग
करूंगा बात उसकी। अभी भी पाकिस्तान के कब्जे में है। जिसे पीओके पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के नाम से जानते हैं। यहां मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहूंगा, अच्छा क्वेश्चन है वो, स्टार डाल के लिख दो। आजाद कश्मीर या पीओके की राजधानी, ये ध्यान रख लेना। ये छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं जिसमें कई बार हम गलतियां कर देते हैं। मुजफ्फराबाद है। और भी मैं बात करूंगा कितना एरिया है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का, बेसिक जानकारी आपको पता होनी चाहिए। एक बार आप इसे नोट कर लें। आइए हम बात करेंगे पाकिस्तान के पास जम्मू कश्मीर का कितना क्षेत्र रहा। आइए पाकिस्तान के कब्जे में रहा जे.एंड.के का क्षेत्र, ये था 52,000 वर्ग किलोमीटर। अब इस 52,000 किलोमीटर वर्ग में क्या क्या शामिल थे? इसमें शामिल था गिलगिट, बाल्टिस्तान, आप कई बार नाम भी सुनते होंगे, कराकोरम। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, ये जो कराकोरम वाला एरिया है इसका 7200 वर्ग किलोमीटर, इसका जो क्षेत्र है ये है 7200 वर्ग किलोमीटर। ये है। इसे 1963 में पाकिस्तान ने चीन को दे दिया था गिफ्ट में। बताओ, ऐसी स्थिति है पाकिस्तान की। एक लाइन लिखो, इसे 1963 में पाकिस्तान ने चीन को गिफ्ट कर दिया, उपहार में दे दिया था इसे 1963 में। और ये जो है गिलगिट और बाल्टिस्तान, इन्हें कहते हैं हम पीओके, जिसे आप आजाद कश्मीर भी कह सकते हैं। आजाद कश्मीर भी कह सकते हो आप इसको। ये होता है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। और ये जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, यहां पर पाकिस्तानी सेना और आईएसआई ये कैंप लगाकर आतंकवादी गतिविधियों को भारत के खिलाफ अंजाम देते हैं। एक लाइन लिख दीजिए, यहां पर पाकिस्तानी सेना व आईएसआई के बेस कैंप बने हुए हैं। जो भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। ये कहानी है इसकी। तो ये समस्या तो अभी भी चल रही है लगातार, आप समझते हो इसको, तो लगातार ये समस्या चल रही है। लेकिन मैं अब बात करूंगा कि जो हमारे हिस्से में कश्मीर रहा
उसके संविधान का निर्माण हमने कब किया, कैसे किया, विशेष दर्जा किसके तहत दिया, वो हम बातें करेंगे। एक बार आप इसे नोट कर लें। अब हम बात करेंगे कि जो भारत सरकार थी, भारत का संविधान भी बन रहा था, तो उस समय क्या डिसीजन लिया गया जम्मू कश्मीर के संबंध में। आइए उस पर हम बात करते हैं। 17 अक्टूबर 1949 भारत की संविधान सभा थी उस समय। तो भारतीय संविधान सभा के द्वारा आर्टिकल 370 का अनुमोदन किया गया भारतीय संविधान सभा के द्वारा। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने से संबंधित था। आप सभी जानते हो, एक लाइन लिख दीजिए। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने से संबंधित था ये। और इसे जो शामिल किया गया, ये शामिल किया गया भाग 21 में। भाग 21 में इसे शामिल किया गया और इसका जो टाइटल दिया गया ये था अस्थायी। ध्यान रखना, अस्थायी है ये। कई बार आपने सुना होगा ना कि आर्टिकल 370 का प्रावधान तो अस्थायी था, वो ये रहा अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान। तो भाग 21 में आर्टिकल 370 को एक शीर्षक के तहत शामिल किया गया, अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान। मतलब ये अस्थायी है, भारत सरकार इसे हटा सकती है। और आप देख लीजिए, इसे हटा भी दिया गया 2019 के अंदर। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत आर्टिकल 370 को समाप्त कर दिया गया, क्योंकि वो अस्थायी प्रावधान थे, स्थायी नहीं थे। समझ रहे हो ना बात को? आपने अखबारों में पढ़ा होगा ये। तो ये बातें हैं ये। तो भाग 21 में आर्टिकल 370 के तहत एक टाइटल दिया गया, अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान। इसके तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया। आइए अब आगे की बात करते हैं। सितंबर अक्टूबर 1951। यहां क्या हुआ भाई? जम्मू कश्मीर के संविधान का भी तो निर्माण करना है। तो जम्मू कश्मीर के संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का निर्वाचन हुआ। एक लाइन लिखिए। जम्मू कश्मीर की संविधान सभा का निर्वाचन ये किया गया जनता के द्वारा। उद्देश्य क्या था? एक तो जम्मू कश्मीर के संविधान का निर्माण करना, तो जम्मू कश्मीर का संविधान अलग अलग था पहले, तो जम्मू कश्मीर के संविधान का निर्माण करना उद्देश्य रखा गया। और दूसरा इसका उद्देश्य था भारतीय संघ के साथ संबंध स्थापित करना।
जम्मू कश्मीर से जब 370 को हटाया गया था तो आपने सुना होगा कि एक देश में दो संविधान कैसे हो सकते हैं। आप समझ गए ना ये बात क्यों कही गई थी, क्योंकि जम्मू कश्मीर का अपना एक अलग संविधान था। हालांकि इसको आर्टिकल 370 के समाप्त करते ही ये भी समाप्त हो गया है, तो ये इनका उद्देश्य रहा। अब ये अपने संविधान का निर्माण करते रहे और भारतीय संविधान सभा में इसी दौरान आर्टिकल 370 को लागू कर दिया था। कब लागू किया था अभी बात करेंगे, एक बार नोट करो। आइए बात करते हैं हम। बिल्कुल कहानी चल रही है, डेट वाइज है। 14 मई 1954, ये डेट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, इंपोर्टेंट है ये डेट। जम्मू कश्मीर को आर्टिकल 370 के तहत विशेष दर्जा दिया गया। क्योंकि अब 370 नहीं है तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर को आर्टिकल 370 के तहत विशेष दर्जा कब दिया गया था। 14 मई 1954 को और 17 नवंबर 1956 को, ये डेट अभी आपको याद रखनी है, जम्मू कश्मीर के संविधान को अंगीकृत किया गया। अंगीकृत, एडॉप्टेड। जैसे हम कहते हैं ना कि भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ था। ये डेट भी काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं यहां जम्मू कश्मीर के संविधान की बात कर रहा हूं। एक क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है जो कई बार आता है। 26 जनवरी 1957, इस डेट को लगा दीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लिख दीजिए, जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हुआ। पुराने पेपर उठा के देख लेना, डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है कि जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ था। 26 जनवरी 1957 को। कई प्रावधान थे, उन प्रावधानों पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब इसके बाद में क्या हुआ, क्या घटनाएं घटित हुई। सब अच्छा चल रहा था, सारी प्रक्रियाएं चल रही थी, लेकिन भारत को एक करना बहुत आवश्यक था। क्योंकि हम ये कभी नहीं कह सकते कि एक देश है हमारा और उसमें दो संविधान है। और दूसरी बात यह भी थी कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं भी बहुत हो रही थी, आप भली भांति जानते हो। तो इन सब को रोकने के लिए और भारत को एक करने के लिए, क्योंकि भारत एक संघ है, एक करने के लिए 2019 में आर्टिकल 370 को हटा दिया गया। काफी बवाल भी मचा था, लेकिन स्थिति अब सामान्य है और अब वहां पर चुनाव करवाए जाने के लिए परिसीमन आयोग का गठन किया गया है 2020 में। मैं वहां तक बात करना चाहूंगा। आइए, समय बीतता गया, एक एक्ट आया, संबंधित अधिनियम। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम। दो 2019। इसे जो पेश किया गया था 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में, और ये पेश किया गया था गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा।
बाद में ये लोकसभा से भी पारित हो गया। ओबियसली बात है, दोनों सदनों से पारित होना ये आवश्यक है। उसके बाद ये राष्ट्रपति के पास गया और इन्होंने हस्ताक्षर कर दिए। ये हस्ताक्षर किए इन्होंने 9 अगस्त 2019 को। लेकिन यहां आप विशेष रूप से एक बात ध्यान रखें, ये जो सिस्टम है, ये जो लागू हुआ था, ये लागू हुआ था 31 अक्टूबर 2019 को। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है। ये राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिन ये प्रावधान लागू हुआ था। अब मैं बात करने जा रहा हूं इसमें कौन कौन से प्रावधान थे। आइए, इसके तहत पहला लिखिए, यहां लिखेंगे अपने, एक बार आप इसे नोट कर लो। आइए, पहला प्रावधान क्या था उसकी बात करते हैं हम। यहां पे लिखे आप, जम्मू कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया। दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया। एक तो J&K मतलब जम्मू कश्मीरी नाम दे दिया गया, हालांकि इसे राज्य का दर्जा भी दिया गया, और दूसरा लद्दाख। दूसरी क्या बात हुई, आर्टिकल 370 व आर्टिकल 35A को समाप्त कर दिया गया। जब आर्टिकल 370 समाप्त हो गया, इसका मतलब जम्मू कश्मीर का संविधान भी समाप्त हो गया। इस कारण से इसके संविधान को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। 35A में जम्मू कश्मीर विधानसभा को यह अधिकार दिए गए थे कि वो जम्मू कश्मीर में कौन निवास कर सकता है, कौन नौकरी प्राप्त कर सकता है, कौन वहां की जो योजनाओं का लाभ उठा सकता है, ये जम्मू कश्मीर की विधानसभा तय करेगी। ये बातें इसके अंदर थी। इन दोनों आर्टिकल को समाप्त कर दिया गया। समय बीतता गया। अब जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाने के लिए परिसीमन आयोग का गठन किया गया है 2020 में। एक लाइन लिखिए, नई लाइन से लिखना। वर्ष 2020 में जम्मू कश्मीर में, क्योंकि जम्मू कश्मीर में राज्य वाली स्थिति भी है, जैसे दिल्ली है ना, दिल्ली में केंद्र शासित प्रदेश भी है और राज्य भी है, उस स्थिति। वर्ष 2020 में जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाने के लिए परिसीमन आयोग का गठन किया गया। जिसके अध्यक्ष जस्टिस रंजना प्रसाद देसाई है। अब इसके बारे में करंट जीके में खूब बता चुका हूं आपको। मैं परिसीमन आयोग के बारे में खूब बताया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी बताया हुआ है, और आपको इसके करंट में भी मैं ऐड कर दूंगा उस टॉपिक को जहां मैंने ये करंट में कराया था, तो आपको थोड़ी सहूलियत हो जाएगी। तो अब जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे। एक बात और ध्यान रखना, जम्मू कश्मीर की जो विधानसभा सीटें हैं वो 114 है। इसमें जो पीओके है
इसकी तो है 24 और जो जम्मू कश्मीर जो कि भारत के कब्जे में है उसकी है 90। परिसीमन से 7 सीटों में वृद्धि की गई है। मतलब पहले कितनी थी? 83 थी। अब इसके अंदर 7 नई जुड़ी है। यह आप ध्यान रखना, अखबारों में काफी चर्चा में भी रहता है ये। तो जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाने के लिए परिसीमन आयोग का गठन किया गया है वर्ष 2020 में। ये लेटेस्ट है ये, तो एक बार आप इसे नोट कर लो। तो दोस्तों, आज हमने जीके जीएस वैक्सीन के इस पार्ट में जम्मू कश्मीर की स्थितियों को निचले स्तर से लेकर ऊपरी स्तर तक जानने का प्रयास किया और करंट से मैंने इसको जोड़ दिया है। अब आप इसको भली भांति संभाल कर रखें, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। यही पढ़ना है, इसके अलावा नहीं पढ़ना। हालांकि परिसीमन आयोग के बारे में मैंने बहुत पहले आपको बता दिया था, करंट में बता दिया था। आपकी सुविधा के लिए जो डिस्क्रिप्शन है उसके रिवीजन में मैं उसका लिंक भी डाल देता हूं, ताकि आपको सुविधा रहे। आप वहां से उसको डिटेल में देख सकते हो कि परिसीमन आयोग क्या होता है, कैसे काम करता है, क्या उद्देश्य है, क्या महत्व है, सब बातें मैंने वहां बता रखी है। हालांकि इसको हम जनरल जीके में भी करते हैं, लेकिन आप वहां से भी उसको कर सकते हो। तो दोस्तों, मेरा ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और यदि आपको ये पसंद आया है तो आप इसे जरूर लाइक करें। इस प्रकार की उम्मीद मैं आपसे करता हूं, और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें। तो इजाजत दीजिए, आप सभी को मेरा नमस्कार।